आप कह रहे हैं कि चुनाव निकट है। मुझे लगता है कि ईडी भी बहुत निकट है। ईडी भी बहुत निकट है। ईडी भी बहुत निकट है। स्वागत है जी हमारी तरफ से। तो चाय भी पिलाएंगे, बिस्कुट भी खिलाएंगे। नायब सैनी जी तो एज ए एमपी भी कामयाब नहीं हुए। नायब सैनी जी तो एज ए एमपी भी कामयाब नहीं हुए। नायब सैनी जी तो एज ए एमपी भी कामयाब नहीं हुए। ईडी का डर उनको होता है जिन्होंने जीवन में कुछ गलत काम किए हो या हो। पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो पूरा मुखर होकर खुलकर मोदी सरकार या अमित शाह के खिलाफ होता है, वो रणदीप सिंह इसीलिए मैंने कहा। हाँ, तो हमें इस बात का कोई डर नहीं। खेती करने वाले, अपना काम करने वाले लोग हैं। स्वागत है ईडी का, चाहे अभी आ जाए। बड़ी दुख की बात तो ये है कि 2014 तक भी जितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, आज तक उनमें से एक प्रोजेक्ट भी पिछले 9 साल 1 महीने में पूरा नहीं हो पाया। पिछले 3-4 महीनों से चर्चा है कैथल में कि रणदीप सुरजेवाला के बाद उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। ही विधायक लीलाराम कहते हैं कि मैंने श्राप दे दिया, सुरजेवाला अब कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कि कांग्रेस तो धड़ों में बंटी हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि ये चर्चा जो है समाप्ति की ओर है? धनखड़ साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि मेरे पास दूसरी वाली 2 नंबर की कुर्सी तो है, एक दिलवा दो, एक मिल जाएगी अगर आप मेरा साथ दे दे। कहीं ना कहीं ये बयान भी मानते हैं उनके लिए घाटे का सौदा। धनखड़ साहब की इच्छा होगी मुख्यमंत्री बनने की। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि आप अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। एक दिन इच्छा प्रकट की थी, 3 दिन में बदली हो गई जी। तो ये परिणाम मिला उनको। इनाम मिला है। परिणाम क्या है? इनाम मिला है। ये जो गला घोट के राजनीति करने का तरीका है वो केवल बीजेपी में है। इस सेंटर में केवल 2 आदमियों की चलेगी, स्टेट में केवल 1 आदमी चलेगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। ये राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हुआ, हर जगह भाजपा पिछड़ती जा रही है। तो मोदी लहर है कहाँ? केवल प्रचार के माध्यमों से और अपने मुंह से कहने से कि मोदी लहर है। लहर नहीं बनती। लहर तब बढ़ती है जब लोग कह रहे हो। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं और लगातार हम उन दिग्गज सियासतदानों से बातचीत करते हैं जो सियासत में हैं। मुद्दे वो जनता और आवाम से जुड़े हुए। इसी क्रम में बातचीत करेंगे हम सियासत में एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात रणदीप सिंह सुरजेवाला के भाई सुदीप सुरजेवाला से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप भाई, आपका भी और आपके साथी नसीब भाई का भी किसान भवन पहुंचने पर बहुत स्वागत है। और आपके भी सभी देखने वाले व्यूअर्स को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। सुरजेवाला साहब, जिस तरह से राजनीतिक बातें हम करेंगे, सामाजिक मुद्दों की बातें करेंगे और लोकल जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बातें करेंगे, लेकिन एक स्टार्टिंग में करूंगा कि कल ही विधायक लीलाराम कहते हैं कि मैंने श्राप दे दिया, सुरजेवाला अब कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये उनकी अपनी सोच है। वैसे भी लीलाराम जी ना तो इस बात का फैसला करने वाले कि चुनाव सुरजेवाला जी जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात का फैसला तो केवल मतदाता कैथल शहर के और गांव के कैथल विधानसभा के मतदाताओं को करना है। लीलाराम जी की अपनी सोच है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो सर, जिस तरह से बात करें हम, जब से भाजपा सरकार आई है तब से कैथल में कुछ वो नया पटल पर दिखाई नहीं देता। जिस बात को लेकर के जिस तरह से कई प्रोजेक्ट्स जो सुरजेवाला जी ने शुरू किए थे, रणदीप जी ने, वो अधूरे पड़े हैं, कुछ नया शुरू नहीं कर पाई। सरकार को कैसे देखते हैं आप? राजनीतिक तौर पे और पत्रकार के तौर पे हम दोनों भाई इस बात को छोड़ देते हैं। कैथल के नागरिक होने के हिसाब से अगर हम देखें, 2014 से 2023 आ गया, चुनाव में मात्र 10 महीने बाकी। पिछले 9 साल 1 महीने में पूरी कैथल विधानसभा में, मैं तो कहूंगा पूरी डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि चलो विशेष तौर पे हम कैथल विधानसभा की बात करें, कोई भी एक नई चीज बीजेपी सरकार आज तक ना बना पाई है, ना उनकी इस प्रकार की कोई सोच है। उनकी सोच केवल जाति पाति पे चुनाव करने की, चुनाव लड़ने की, लोगों को बांटने की, सभी में बीच में बंटवारा करके अपना राजनीति चमकाने के सिवा उनकी सोच ही नहीं है इस प्रकार की अपने शहर को, अपनी विधानसभा को कैसे आगे लेके जाए। तो वो इस प्रकार की उनसे कोई उम्मीद रखना कि वो कोई अच्छा स्कूल, कॉलेज, कोई नया प्रोजेक्ट लाएंगे, मैं बेमानी सी मानता हूँ। बड़ी दुख की बात तो ये है कि 2014 तक भी जितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, आज तक उनमें से एक प्रोजेक्ट भी पिछले 9 साल 1 महीने में पूरा नहीं हो पाया। तो इनसे तो किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना स्वयं अपना समय खराब करने वाली बात है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो सुरजेवाला साहब ने पोल लगवा दी, उन पर लाइटें नहीं बदलवाई जाएंगी। पिछले 1 साल से टेंडर का इंतजार करें, लाइटों का टेंडर नहीं हो पाया। अगर किसी की काम करने की इच्छा हो, शहर की तरक्की करने की इच्छा हो,
तो ये टेंडर करवाना, बजट पास करवाना, ये बहुत छोटी चीजें हुई। इस प्रकार की उनकी सोच ही नहीं है कि शहर में किसी प्रकार की तरक्की की जाए। ये तो लाइटों का टेंडर कराना तो बहुत छोटी चीज है। जब कांग्रेस की सरकार थी, बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहां से मंत्री थे, तब क्यों नहीं दिक्कत आई ऐसे काम करने में? जिस दिन घोषणा होती थी उसी दिन काम शुरू होता था जी। काम करने का तरीका ये होता है। उनकी इस प्रकार की सोच ही नहीं है, उनका इस प्रकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि अपनी विधानसभा को आगे लेके जाएं, कोई नया आधार, कोई नया कॉलेज, कोई नया प्रोजेक्ट किसी प्रकार का लाया जाए। लाइटें तक नहीं बदली जा रही हैं उनसे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी। सुरजेवाला साहब, जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों से चर्चा है कैथल में कि रणदीप सुरजेवाला के बाद उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, लेकिन मेरे जहन में एक बात है कि सुदीप सुरजेवाला इतनी धैर्यवान राजनीति करते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? आपके साथी भी इतने धैर्यवान है वो मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताता हूँ। हमारा सबका एक ही लीडर है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। परिवार से सिर्फ वो राजनीति करते हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं एज ए कार्यकर्ता। चाहे मैं हूं या कोई भी हमारा साथी हो। मुझसे बहुत से सीनियर साथी हैं यहाँ जो मेरे साथ काम करते हैं, मुझसे भी पुराने। रही चुनाव लड़ने की बात, इस बात का जवाब मैं पिछले 1.5 साल से तकरीबन, जब से वो एमपी बने हैं, बहुत से साथियों को दे चुका। कैथल विधानसभा से चुनाव केवल और केवल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लड़ेंगे। 56 वर्ष की राजनीति में, जहां राजनीति में अपनी मेहनत से, कैथल नरवाना विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से जहां वो पहुंचे हैं, जिस राज की सबसे बड़ी डोरी वो पहुंचे हैं, जिस राज को लाने का एक सपना है इस विधानसभा के लिए, हम उसके बहुत करीब हैं जी। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई और चुनाव लड़ेगा। चुनाव केवल श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लड़ेंगे और लोगों के आशीर्वाद से, हल्के के आशीर्वाद से, पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरे हरियाणा के साथियों के आशीर्वाद से आपको यहाँ पर राज लाके दिखाएंगे। ये सवाल ही बड़ा बेईमानी है कि चुनाव कौन लड़ेगा। चुनाव केवल और केवल श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लड़ेंगे। चलो, तो मैंने तो आपके लिए पूछा था मैं कि आप बड़ी धैर्यवान राजनीति करते हैं। इसमें धैर्य की कोई बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए और साथियों के साथ मिलकर अपने कैथल के लिए काम करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं जी। चलो, तो जिस तरह हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सुदीप सुरजेवाला जी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें इन्हीं के वोट से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ जी। तो इसलिए मैंने कहा था कि बड़ी धैर्यवान राजनीति करते हैं और पिछले काफ़ी समय से कैथल में जो लोगों के साथ इनका मेल मिलाप और रसूख है वो बड़ा काबिल तारीफ है, ऐसा लोग कहते हैं। सर, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कैथल के मुद्दों को लेकर के, आमतौर पर एक चर्चा जो है बड़ी रहती है मीडिया घरानों में या आमतौर पर लोगों में, या फिर ये कह लीजिए कि दूसरे दल वाले जानबूझकर भी चर्चा फैलाते हैं कि कांग्रेस तो धड़ों में बंटी हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि ये चर्चा जो है समाप्ति की ओर है? धड़ों में आप किस प्रकार कह सकते हैं? कांग्रेस एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी पार्टी है। हमारे पास हरियाणा की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मजबूत नेता हैं जो मुख्यमंत्री के काबिल हैं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, किरण चौधरी जी हों, शैलजा जी हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अन्य भी बहुत से सीनियर साथी हैं ऐसे। अपने अपने इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, धड़ों में बंटना नहीं होता जी। अगर हुड्डा साहब का प्रभाव उनके कुछ इलाके में है, वो वहां काम कर रहे हैं। शैलजा जी का प्रभाव सरसा में, अंबाड़ा में, जहां से वो एमपी रही हैं, वहां है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का साथियों का संगठन और प्रभाव कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद व अन्य इलाकों में है। अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सब अलग अलग, जरूरी नहीं है कि सभी एक ही स्टेज पे काम करें। काम तो सब कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए आपका कहने का भाव यह है कि आप राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं उनको। धड़ों की बात पार्टी के लिए काम धड़ों की बात तो केवल विपक्ष द्वारा बनाई गई है। ये जो गला घोट के राजनीति करने का तरीका है वो केवल बीजेपी में है कि सेंटर में केवल 2 आदमियों की चलेगी, स्टेट में केवल 1 आदमी चलेगी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यानी कि आपकी पार्टी स्वतंत्रता देती है, पार्टी का प्रचार प्रसार अपने तरीके से कीजिए। एक छोटे से छोटे वर्कर को भी, एक छोटे से छोटे संगठन में किसी भी पद के आदमी को भी, वो अपनी तरफ से आजाद है। काम केवल कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं। हो सकता है किसी के संबंध हमारे साथ ज्यादा बेहतर हो सकता है किसी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ज्यादा संबंध हो सकता है किसी के शैलजा जी के साथ हो सकता है किसी के किरण चौधरी के साथ हो, लेकिन अल्टीमेटली सब घूम फिर के काम तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। धड़ों की बात तो केवल विपक्ष द्वारा बनाई जा रही है। अगले 10 महीनों में उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो इस तरह की बातें बना रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं बनता जी।
भाजपा ने अभी एन मौके पर चुनाव से पहले जहां भाजपा कह रही थी कि हम चुनावी मोड में हैं, लोकसभा की रैलियां करने जा रहे हैं, एकदम से जो प्रदेश अध्यक्ष के बदलने को कैसे देखते हैं सर? एक तो मेरे ख्याल से उनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल था वो लगभग पूरा हो गया था। दूसरा, नायब सैनी जी को मैं तो बधाई दूंगा, हमारे इलाके से वो एमपी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसे अध्यक्ष बनाते हैं। नायब सैनी जी तो एज ए एमपी भी कामयाब नहीं हुए। धनखड़ साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि मेरे पास दूसरे वाली 2 नंबर की कुर्सी तो है, एक दिलवा दो, एक मिल जाएगी अगर आप मेरा साथ दे दे तो। कहीं ना कहीं ये बयान भी मानते हैं उनके लिए घाटे का सौदा। धनखड़ साहब की इच्छा होगी मुख्यमंत्री बनने की, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि आप अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। एक दिन इच्छा प्रकट की थी, 3 दिन में बदली हो गई जी। तो ये परिणाम मिला उनको, इनाम मिला है। परिणाम क्या है? इनाम मिला है। चलो, तो सर जिस तरह हम बात कर रहे हैं नेताओं की, चुनाव की, राजनीतिक पार्टियों की, जो कैथल का समीकरण दूसरे राजनीतिक दल बनाते हैं, वो टिकटों भी इस तरह से सोचकर बांटते हैं कि रणदीप को रोकना है भाई, इस आदमी को टिकट दी जाए। जब आदमी जीवन में राजनीतिक तौर पे तरक्की कर रहा होता है तो बहुत से लोग स्वाभाविक है ऐसे भी होते हैं कि जो नापसंद करते हैं, जलते हैं। लोगों का, विधानसभा के लोगों का अगर आशीर्वाद साथ होगा जिस प्रकार से सदा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है, हम थोड़े से मार्जिन से चुनाव को हारे हैं जी। लेकिन लोगों का बहुत प्यार है। जिस दिन हम चुनाव हारे उस दिन अगले दिन सुबह से हमने उसी प्रकार से काम करना शुरू कर दिया था जिस प्रकार से आदमी एमएलए मंत्री रहते हुए करता है या ना रहते हुए भी करता है। तो मुझे तो 100% उम्मीद है विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद है, ये किसी को भी टिकट दें। टिकट का कंफ्यूजन इन्हें है, हमें नहीं है जी। हमारी तरफ से तो एक ही लीडर है, रणदीप सिंह। ये कितनी भी कोशिश करें, जब लोगों का साथ होगा, हमारे वर्कर साथी हमेशा की तरह मेहनत करेंगे तो किसी को टिकट दे। मैं नहीं मानता कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के कंपटीशन में कहीं ठहरते जी। तो लोकसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? जिस तरह से तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों ने कर दी, तो कितना तैयार है? लोकसभा चुनाव, अक्सर जो चुनाव भाजपा लड़ती है वो कहते हैं कि जी मोदी लहर है, मोदी लहर है, सब कुछ बह जाएगा। तो इस लहर को किस तरह से काट पाएंगे? क्या काट है कांग्रेस पार्टी के पास? जो मोदी लहर की नाम की चीज थी उसको 2019 में इस्तेमाल कर चुके हैं जी। अब अगर आप पिछले कुछ समय में जितनी भी स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं या मौजूदा जो स्टेट्स के चुनाव चल रहे हैं, अब 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको स्वयं पता लग जाएगी कि मोदी लहर कहाँ खड़ी है और कितनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां से तकरीबन 100% वो एमपी की सीटें जीत के आए थे, अब देखना उनकी स्थिति क्या होगी वहां पर। तेलंगाना में शायद 3रे या 4थे नंबर पे होंगे। जो ये राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हुआ, हर जगह भाजपा पिछड़ती जा रही है। तो मोदी लहर है कहाँ? केवल प्रचार के माध्यमों से और अपने मुंह से कहने से कि मोदी लहर है, लहर नहीं बनती। लहर तब बनती है जब लोग कह रहे हो। रही एमपी के चुनाव की, एमपी का चुनाव बड़ा निकट है, मुझे लगता है कि मार्च आखिर में या अप्रैल के मध्य तक चुनाव हो जाएगा, मई में तो पेंडिंग होता ही है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की तैयारी में पिछले काफी समय से, मैं तो कहूंगा लेट है। उम्मीद है कि अगले 10 दिन में संगठन बन जाएगा जी। और जिस दिन संगठन बन जाएगा आप देखेंगे कि सारे साथी जिन्हें धड़ों में कहा जाता है वो मिलकर 10 की 10 एमपी की सीटों का बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छे कैंडिडेट लाए जाएंगे और रिजल्ट कुछ और ही होगा। आप कह रहे हैं कि चुनाव निकट है, मुझे लगता है कि ईडी भी बहुत निकट है। स्वागत है जी हमारी तरफ से, तो चाय भी पिलाएंगे, बिस्कुट भी खिलाएंगे। तो ईडी का डर उनको होता है जिन्होंने जीवन में कुछ गलत काम किए हो या किए हो। पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो पूरा मुखर होकर खुलकर मोदी सरकार या अमित शाह के खिलाफ बोलता है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। हाँ, तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है। खेती करने वाले, अपना काम करने वाले लोग हैं। स्वागत है ईडी का, चाहे अभी आ जाए जी। डर उन्हें है जिन्होंने कुछ गलत किया हो जी। हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सर एक चर्चा और है, कलायत में आजकल प्रत्याशी बहुत ज्यादा है और लोग कहते हैं कि सुरजेवाला तो हर किसी को लड़के बांटते फिर रहे हैं। ऐसा है, कलायत में तकरीबन अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छी बात होती है राजनीति में अगर बहुत से युवा लोग आगे बढ़कर टिकट मांगे। टिकट मांगना सबका हक होता है, लेकिन टिकट का फैसला आखिर में पार्टी के सर्वे और पार्टी की जो कमेटी है, केंद्रीय कमेटी है, उसके द्वारा किया जाता है। टिकट बहुत साथी मांग रहे हैं, लेकिन कोई एक सिंगल साथी भी ये साबित नहीं कर सकता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसी एक साथी को कहा हो कि मैं तुझे टिकट दिलाऊंगा जी।
आज तक एक सिंगल कैंडिडेट से आप मुझे ये बात कहला के दिखा दो। साथियों को ये जरूर कहा गया है कि पार्टी के लिए आप काम करो, जिस साथी को टिकट मिलेगी उसकी मदद करो, तभी पार्टी मजबूत होगी ना। सबको टिकटें देने से पार्टी मजबूत नहीं होती। और टिकटों का आधार ये नहीं होता कि आपने कितनी होर्डिंग लगाई है या आप कितना प्रचार कर रहे हो। टिकटों का आधार ये है कि ग्राउंड आपके बारे में क्या कह रहा है। कलायत में कुछ मजबूत कैंडिडेट हैं, ये पार्टी का फैसला होगा कि किसे टिकट दी जाए। जिसे टिकट दी जाएगी हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जी, तो जिस तरह से सर बात करें हम राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उस यात्रा के बाद जो उनका एक जो नक्शा था लोगों के जहन में वो भी बदला है और पार्टी का जो स्तर है वो भी ऊपर उठा है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की कोई कार्यक्रम अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हो सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के समेत हरियाणा में उनके प्रोग्राम होंगे, जरूर होंगे, 100% होंगे, चाहे हमारी लोकसभा हो चाहे अन्य लोकसभा हो। पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं वो। आज मैंने ये सवाल इसलिए किया, जब भी विधानसभा चुनाव होता है सुरजेवाला जी जो है कभी किसी बड़े नेता को बुलाते नहीं, अपना प्रचार खुद ही करते हैं, वो कोई बड़ा नेता नहीं। हमें कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई इस बात की। बाकी जो क्षेत्रों में नए टिकटार्थी होते हैं या जो नए नौजवान साथी जिन्होंने पहली या दूसरा जिनका चुनाव होता है, बजाय हमारे पास आने के उन्हें ज्यादा आवश्यकता है। हम अपना चुनाव चला लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, मैं तो कैथल का भी सौभाग्य कहूंगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी स्टेट का चुनाव हो। आज मध्य प्रदेश में है, इससे पहले कर्नाटक में थे, 15 तारीख के बाद राजस्थान में होंगे, हो सकता है उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ड्यूटी लगे। तो हमें कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनावी आंकड़े हैं, जो चुनावी नतीजों पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहता है विचार आपका? मैं केवल एक बार जा पाया हूँ मध्य प्रदेश, क्योंकि कैथल की जिम्मेवारियां इतनी होती हैं कि यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। क्लियर मेजोरिटी आएगी, मुझे लगता है 140-145 सीटें आराम से आएंगी। सरकार तो पिछली बार भी आई थी, वो ठीक है, सिंधिया जी ने और अमित शाह ने मिलके चोरी चकारी से तोड़ी हुई सरकार है, जिसका लोग अब की बार बहुत अच्छा जवाब देंगे। जी, तो कैथल के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए? सुरजेवाला की एक वो बात जिसे सुनकर वो लोग ये तय कर लें कि कैथल को हम किस ओर लेकर जाएंगे। मैं तो आपके सभी व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूंगा, आप 2005 से 14 तक का कार्यकाल देखिए और 2014 से 2024 तक का कार्यकाल देखिए। अपने मन पर हाथ रख के केवल इतना देखिए कि आपके शहर को शहर बनाने वाला, आपके शहर को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला, आपके शहर को बहुत शांत और बहुत अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में रखने वाला कौन है? बीजेपी या रणदीप सिंह सुरजेवाला? कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया में समय में कंपटीशन बदलता जा रहा है, आने वाली नई पीढ़ी के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। ये जो अचानक पिछले 2 वर्षों में बच्चों का इतना विदेश जाना शुरू हुआ है, वो किसकी कमी है? वो सरकारों की कमी है। वो बच्चों की कमी नहीं है, वो सरकारों की कमी है। यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है तो लोग अपनी जमीन बेच के, पैसे बाजार से उठा के बच्चे विदेश जा रहे हैं, गलत सही सभी रस्तों से। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। ये उन राजनीतिक लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अपनी विधानसभाओं में, अपनी स्टेट में तरक्की नहीं करा पा रहे और इतने काबिल बच्चों को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। मैं तो सारी विधानसभा के और सभी हरियाणा के साथियों को यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, कांग्रेस की सरकार भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे काबिल नेताओं का स्टेट में आना बहुत जरूरी है, ताकि इस प्रकार का जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे यंग ब्रेन्स हैं, उनका पलायन बंद हो और हम हमारी ही स्टेट की तरक्की करें, बजाय कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाकर उनके लिए काम करें। जी, चलो, तो ये चर्चा कर रहे थे हम आदरणीय और बड़े वरिष्ठ साथी हैं हमारे, और राजनेता और एक पत्रकार के तौर पर जब भी इनसे मिलना होता है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा जरूर होती है, क्योंकि कैथल से जुड़े हुए हैं तो अक्सर बातचीत जरूर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद संदीप भाई। तो इसी तरह की तमाम बातों के लिए, इसी तरह की तमाम चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं सुरजेवाला साहब की बातों से, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इनके साथ हुई चर्चा को आप कैसे देखते हैं।